हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड इवनिंग। और आप सभी लोगों को मालूम है कि यूपी बोर्ड 2022 का एग्जाम इस समय चल रहा है और आज हम आपको क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश का ये कंटेंट दे रहे हैं क्योंकि अपना जो लक्ष्य है वो 6 अप्रैल है, जो आपके एग्जाम की डेट है। मीडिया में वायरल प्रश्न पत्र का ये हल है, परीक्षा के पहले जरूर तैयार कर लें क्योंकि अगर वायरल है तो निश्चित तौर पर यहाँ से क्वेश्चन फंसने के सारे चांसेस हैं। तो परीक्षा के पहले ये अंतिम प्रहार है और ये आज जो प्रहार है वो सेक्शन डी पर है। क्योंकि सेक्शन डी पर बच्चों का भारी डिमांड था, सर उसको जरूर आप सॉल्व करके दें। तो ये वायरल प्रश्न पत्र है और इस सेक्शन डी का पूरा हल मैं आपको दे रहा हूं। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन में बने हैं सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत है। इंग्लिश बाय अतुल सर ये प्लेटफॉर्म आपको हिंदी, इंग्लिश और इसके साथ आने वाले एग्जाम में आपको सोशल के भी कंटेंट देने वाला है। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन में बने हुए हैं, इंग्लिश बाय अतुल सर को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में सेशन में पूरे अंत तक बने रहें क्योंकि इस वायरल प्रश्न पत्र का एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये वायरल प्रश्न पत्र आपके एग्जाम के लिए बना तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को इंग्लिश बाय अतुल सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखें क्योंकि इस तरह के बहुत सारे बेहतरीन सेशन अभी आने बाकी है। एक सूचना और है, इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से आपका एक टेलीग्राम ग्रुप है। इस टेलीग्राम पर जाकर इंग्लिश बाय अतुल सर सर्च करें और सीधे ग्रुप को ज्वाइन कर लें क्योंकि यहां आपको पीडीएफ, स्टडी मटेरियल और नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इंग्लिश बाय अतुल सर को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और साथ में व्हाट्सएप के स्टेटस पर एक शेयर जरूर करें। तो चलिए सेशन को सीधे स्टार्ट करते हैं क्योंकि यह वायरल प्रश्न पत्र आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। जो पहला क्वेश्चन है वो आपको मालूम है कि प्रोस सेक्शन से बनेगा और ये प्रोस सेक्शन से आपको एक पैसेज मिलेगा। उस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको नीचे दिए रहेंगे और उसका आंसर आपको पैसेज को पढ़ के देना पड़ेगा। तो पैसेज कौन सा है? द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, ये जो घर है ये संपूर्ण घाटी में केवल अकेला है। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, ये छोटी पहाड़ी की सतह पर स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, कोई भी व्यक्ति नदी और पके हुए खेतों को देख सकता है। और ये पके हुए खेत कैसे हैं? डॉटेड विथ फ्लावर्स, जो कि फूलों से लदे हुए हैं। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो सदैव एक अच्छी फसल का वादा करते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर, अब केवल एक चीज की पृथ्वी को आवश्यकता थी और वो क्या थी? वॉज अ डाउनपोर, एक मूसलाधार बारिश की। आर या एट लीस्ट अ शावर, या तो कम से कम एक बौछार की तो आवश्यकता थी ही। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, सुबह से ही लेंचो जो कि अपने खेतों को घनिष्ठता से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, एल्स बट सिवाय, सी द स्काई, केवल आसमान को देखा, टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, इधर उत्तर पूर्व की साइड में। तो ये आपका पैसेज का अर्थ था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आपको बन सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन है विच थिंग्स वर विजिबल फ्रॉम द हिल, घाटी पहाड़ी से कौन सी चीजें दृश्य हैं, कौन सी चीजें दिखाई देती हैं? तो आप ध्यान दें, इसका आंसर जो बनेगा एनी वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ एंड द फील्ड। एनी वन कुड सी, कोई भी व्यक्ति देख सकता है क्या? नदी एंड फील्ड फ्रॉम द हिल, घाटी से, ओ पहाड़ी से। दीज थिंग्स वर विजिबल फ्रॉम द हिल, और ये चीजें पहाड़ी से दृश्य हैं। कौन कौन सी चीजें? रिवर और फील्ड। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज लेंचो डूइंग थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो सुबह से ही क्या कर रहा था? तो आंसर है लेंचो वाज नॉट डूइंग थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो सुबह से कुछ भी नहीं कर रहा था। एल्स बट सिवाय, सी द स्काई, उसने केवल आसमान को देखा था। टूवर्ड्स द
नॉर्थ ईस्ट, किधर, उत्तर पूर्व की दिशा में। तो वो लेंचो सुबह से कुछ भी नहीं किया था, केवल उसने आसमान को देखा था, और आसमान को किधर से देखा था, उत्तर पूर्व की दिशा में उसने देखा था। तो ये आपको दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पैसेज भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आपका अगला जो क्वेश्चन बनेगा वो प्रोस्ट सेक्शन से एक लॉन्ग आंसर बनेगा, और ये लॉन्ग आंसर वायरल पेपर में क्या है, राइट ए करेक्ट स्केच ऑफ द ट्रेडिशनल गोवा बेकर। गोवा बेकर, गोवा के पारंपरिक पाव रोटी बनाने वालों का चरित्र चित्रण करना है। तो चरित्र चित्रण करना है तो हम आपको बताना चाहते हैं, चरित्र चित्रण लिखना बहुत ही आसान है। कैसे आसान है ये हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे, हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे आंसर के रूप में। तो आंसर के इंट्रोडक्शन क्या है, द ट्रेडिशनल गोवा बेकर हैड बीन कैरिंग ऑन द प्रोफेशन ऑफ बेकिंग ब्रेड्स ऑन एवरी ओकेजन एंड वॉज वेरी मच रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी। पारंपरिक रूप से गोवा के पावरोटी बनाने वाले अपने व्यवसाय को ऐसे ले जा रहे थे, क्या करके, बेकिंग बनाकर ब्रेड पावरोटी ऑन एवरी ओकेजन, प्रत्येक अवसरों पर, एंड वाज वेरी मच रिस्पेक्टेड, और वो बहुत ही सम्मानित भी थे इन द सोसाइटी, समाज में। तो समाज में वो बहुत ही सम्मानित भी थे। तो ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ। हम चरित्र चित्रण के लिए कुछ पॉइंट्स आपको दे रहे हैं, अगर ये पॉइंट्स आप अपने दिमाग में रखेंगे तो निश्चित तौर पे आपका कैरेक्टर बन जाएगा। कैसे, पहला हेडिंग मैंने दिया है इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी। ये जो गोवा के बेकर हैं वो सोसाइटी के एक महत्वपूर्ण पार्ट हैं, ये पहला पार्ट है, ये पहला हेडिंग है। तो इसमें हमको क्या लिखना है, द ट्रेडिशनल गोवा बेकर वाज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गोवा सोसाइटी। जो पारंपरिक गोवा के पाव रोटी बनाने वाले थे वो महत्वपूर्ण भाग थे किस, कहाँ के, गोवा की सोसाइटी के। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज द वन हु डिलीवर्ड ब्रेड्स, यह वह ऐसे व्यक्ति थे जो देते थे क्या, रोटियां, पाव रोटियां, फॉर एवरी ओकेजन, प्रत्येक अवसरों पर। तो प्रत्येक अवसरों पर ये पाव रोटी लोगों को पहुंचाते थे, देने का कार्य करते थे। पहला हेडिंग आपको क्लियर होगा। केवल हेडिंग अपने दिमाग में रखेंगे तो निश्चित तौर पे आप आंसर लिख लेंगे। चलते हैं दूसरे आपकी हेडिंग पर। तो दूसरी हेडिंग है हार्ड वर्किंग, वो कठिन परिश्रमी थे। तो हार्ड वर्किंग में हम क्या लिखेंगे, द ट्रेडिशनल बेकर वॉज अ हार्ड वर्किंग मैन। जितने भी पारंपरिक वहाँ के पाव रोटी बनाने वाले थे वो सभी परिश्रमी व्यक्ति थे। ही केम ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार आते थे, किस लिए, टू सेल, बेचने के लिए, हिज ब्रेड्स, अपनी पावरोटियों को, एंड कैरिड देम इन बास्केट, और वो इसे टोकरी में ले जाते थे, विच ही प्लेस्ड ऑन हिज बम्बू स्टिक, जिसको वो बांस की एक डंडी में ये उसे रखते थे। केवल इतना छोटा छोटा पॉइंट आप 2-3 पॉइंट में लिख देंगे तो निश्चित तौर पे वो बेहतरीन कैरेक्टर बन जाएगा। तो हार्ड वर्किंग दूसरा पॉइंट। फिर तीसरा पॉइंट आप उसमें डाल सकते हैं प्रॉपर डेस्क। तो प्रॉपर डेस्क के लिए भी आपका एक पॉइंट बनता है, द बेकर्स वर अ सिंगल पीस फ्रॉक रीचिंग डाउन द नी कॉल्ड कबाई। तो बेकर्स, ये जो पावरोटी बनाने वाले थे, और पहनते थे सिंगल पीस, अकेला एक टुकड़ा पहनते थे जो फ्रॉक जैसा होता था, रीचिंग डाउन, जो नीचे तक जाता था, जिसकी लंबाई नीचे तक जाती थी, कहाँ तक, नीज, घुटने तक जाती थी, कॉल्ड कबई, और इसको हम क्या बोलते थे, कबई बोलते थे। बट लेटर ऑन दे स्टार्टेड वियरिंग शर्ट एंड ट्राउजर्स, लेकिन बाद में उन्होंने पहनना शुरू कर दिया क्या, शर्ट एंड ट्राउजर्स, शर्ट और पैजामे। द ट्राउजर्स वर लॉन्ग एंड लुक्ड फैंसी, और ये ट्राउजर्स लंबे होते थे और ये सुंदर भी दिखते थे। तो प्रॉपर ड्रेस आपका एक अगला पॉइंट बन जाता है। फिर इसके बाद एक अगला जो पॉइंट है, पोलाइट नेचर, वो नम्र स्वभाव के थे, ये भी आपका एक पॉइंट बन जाता है। द बेकर ग्रीटेड द लेडी ऑफ द हाउस इन द मॉर्निंग, पावरोटी ने उस औरत का स्वागत किया था घर में सुबह सुबह घर में उस
औरत का स्वागत किया था। ही इवन लेट चिल्ड्रन लुक इनटू हिज बास्केट, यहां तक कि उन्होंने बच्चों को भी अपने बास्केट में झांकने का अवसर दिया था। एंड चूज ब्रेड, और ब्रेड चुनने का भी मौका दिया था। बैंगल दे ऑफ देयर ओन चॉइस, उनको यह कह दिया गया था कि आप अपने चॉइस के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार इसमें से ब्रेड बैंगल्स आप चूज कर सकते हैं। तो पोलाइट नेचर इतना अच्छा था उनका, नम्र विचार स्वभाव के थे, वो सबका स्वागत करते थे और वो बच्चों को भी अपनी टोकरी में चुनने का मौका देते थे। तो ये भी आप पॉइंट बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट है जो वो है हैप्पी एंड प्रॉस्परस, प्रसन्न और धनी। ये भी पॉइंट आपका कैरेक्टर में बन सकता है। द बेकर एंड हिज फैमिली, पावरोटी बनाने वाले और उनका परिवार वर फैट, फैट का मतलब मोटा होता है, लेकिन यहां ध्यान रखेंगे धनी होना होता है, मैंने इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया है। तो यहां फैट का मतलब मोटे से नहीं बल्कि धनी होने से है। दे हैड सर्वेंट्स, उनके पास नौकर थे। एंड वर वेरी प्रॉस्परस, और वो बहुत ही धनी थे। दे ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, वे सदैव प्रसन्न दिखते थे। एंड नेवर स्टार्टेड बिकॉज ब्रेड मेकिंग इन गोवा वाज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, और वो कभी इस तरह स्टार्व्ड है, स्टार्व्ड का मतलब होता है भूखा होना, स्टार्व्ड का मतलब क्या होता है, भूखा होना। तो वो हमेशा प्रसन्न रहते थे और कभी भी वो भूखे नहीं रहते थे। बिकॉज ब्रेड मेकिंग, पावरोटी बनाने का जो कार्य था, इन गोवा, गोवा में, वाज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, वो एक लाभकारी व्यवसाय था, लाभ देने वाला व्यवसाय था। तो ये इतने 5 पॉइंट आपके लिए करेक्टर बेहतरीन तरीके से बना देंगे। तो करेक्टर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रोज से आपको एक लॉन्ग आंसर के बाद आपको अगला जो क्वेश्चन मिलेगा, राइट द आंसर ऑफ एनी टू, आपको 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन का आंसर करने को मिलेगा। ये दोनों 2-2 नंबर के होंगे, अर्थात 60 आंसर होंगे, और ये 25 वर्ड्स में आपको मेंटेन करना है, अर्थात 25 वर्ड्स में इसके आंसर को लिखना है। तो कौन कौन से क्वेश्चन इस वायरल पेपर में है हम देखते हैं। डिस्क्राइब कुर्ग्स वेदर, व्हेन इज इट प्लीजेंट फॉर द टूरिस्ट टू विजिट कुर्ग। तो कुर्ग के मौसम का वर्णन करना है। पर्यटकों के लिए कुर्ग घूमने हेतु सबसे सुहावना मौसम कब होता है, ये क्वेश्चन आपका बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है, तैयार जरूर कर लेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आंसर को देखते हैं। तो कुर्ग रिसीव्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून, वर्षा के समय में, वर्षा के अवधि में कुर्ग में हैवी रेनफॉल होती थी, भारी वर्षा होती थी। द वेदर ऑफ कुर्ग इज प्लेजेंट, कुर्ग का मौसम जो होता था वो बड़ा सुहावना होता है। फॉर द टूरिस्ट, टूरिस्ट के लिए। ड्यूरिंग द मंथ फ्रॉम सेप्टेम्बर टू मार्च, कहाँ से कहाँ तक, सितंबर से मार्च तक के महीने में टूरिस्ट के लिए यहाँ का जो मौसम था वो बहुत ही सुहावना था। एट दिस टाइम, इस समय, द स्मेल ऑफ कॉफ़ी इज स्प्रेड ऑल अराउंड, इस जो कॉफ़ी की स्मेल थी, खुशबू थी, वो ऑल अराउंड मतलब चारों ओर फैलती थी, इसलिए यहाँ का मौसम और सुहावना बन जाता था। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा जो इसमें शॉर्ट आंसर है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेयर वर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग, राजवीर और प्रांजल कहाँ जा रहे थे, वाई, क्यों जा रहे थे, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आंसर इसका देख लेते हैं। राजवीर एंड प्रांजल वर गोइंग टू आसाम, राजवीर और प्रांजल कहाँ जा रहे थे, आसाम जा रहे थे। प्रांजल इनवाइटेड राजवीर टू स्पेंड द समर वैकेशन, प्रांजल ने राजवीर को बुलाया था किस लिए, टू स्पेंड द समर वैकेशन, गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए, देयर, वहाँ, कहाँ, आसाम में। तो प्रांजल्स फादर वाज द मैनेजर ऑफ द टी गार्डन, प्रांजल के जो पिता थे वो एक चाय के बागान में मैनेजर थे, इन आसाम, कहाँ, आसाम में। सो ही वांटेड राजवीर
सो ही वांटेड राजवीर टू विजिट टी गार्डन्स देयर। इसलिए प्रांजल यह चाहता था कि राजवीर वहां आए और गार्डन को देखे, ये उसकी इच्छा थी। तो अब आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो प्रोज से एक लॉन्ग आंसर, 2 शॉर्ट आंसर के बाद आपका एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है। तो वायरल प्रश्न पत्र में जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है मैच द वर्ड्स लिस्ट ए टू मीनिंग देयर लिस्ट बी। तो पहले लिस्ट के अनुसार दूसरे में आपको उसका अर्थ बताना है। तो चैरिटी का मतलब होता है दान। चैरिटी का मतलब क्या होता है? दान होता है। तो आप यह भी ध्यान रखेंगे डोनेशन का मतलब दान होता है। तो पहले का यहाँ जगह आपका तीसरा बन जाएगा, लेकिन एग्जाम में आपको सीधा सीधा लिखना है। लिस्ट ए पूरी उसी तरह उतारेंगे, चैरिटी के सामने डोनेशन इस तरह से एग्जाम में लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, तीर आपको नहीं बनाना है। एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता है साक्ष्य। तो साक्ष्य ये ध्यान रखेंगे। ऑब्वियस का भी मतलब होता है साक्ष्य, ये आप ध्यान रखेंगे, साक्ष्य या स्पष्ट। तो यहां आप ध्यान रखेंगे स्पष्ट या साक्ष्य। एमिएबल का मतलब होता है मित्रवत। तो फ्रेंडली आप जानते ही हैं मित्रवत होता है। तो इस तरह से पहले का तीसरा, दूसरे का ये पहला, और एमिएबल का फ्रेंडली। तो क्लियर हो गया होगा ये भी क्वेश्चन। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो बनता है वो ये है। तो अगला क्वेश्चन है रीड द स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। एक आपको स्टैंजा पढ़ना है, अर्थात एक पोयम का एक छोटा सा भाग आपको पढ़ना है और उसके बाद उसके क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्वेश्चन आपका क्या बनेगा वो स्टैंजा के पढ़ने के बाद। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो संसार है ये समाप्त होगा किसमें? आग में। यहां आग का मतलब ध्यान रखेंगे लालच है। क्या है? लालच है, घृणा है। तो ये आग का काम करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार आग से समाप्त होगा। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ के माध्यम से यह संसार समाप्त होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन कवि महोदय रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं, इसके कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एक अमेरिकन पोएट हैं। तो अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि यह संसार आग से समाप्त होगा, कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ से समाप्त होगा। लेकिन फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, लेकिन जो मैंने अनुभव किया है, आप डिजायर अपनी इच्छा से, जो मैंने अपने अनुभव से इच्छा किया है, आई होल्ड विद दोज, मैं उनका पक्ष लेता हूं। होल्ड का मतलब पक्ष लेना। मैं उनका पक्ष लेता हूं हु फेवर फायर, जो फायर का पक्ष लेते हैं, अर्थात जो आग का पक्ष लेते हैं, जो आग के बारे में कहते हैं कि आग से संसार को नष्ट होना है, मैं उनके पक्ष में अपनी बात रखता हूं। तो इसमें जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो क्या है? तो अकॉर्डिंग टू पीपुल हाउ विल वर्ल्ड एंड, लोगों के अनुसार यह संसार कैसे समाप्त होगा? तो आंसर आपका बनेगा सम पीपुल से दैट द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर, कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार आग से समाप्त होगा। एंड सम से दैट इट विल एंड बाय आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ के माध्यम से इस संसार की समाप्ति होगी। तो क्वेश्चन ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है whom does the poet support, कवि किसको सपोर्ट करता है, किसका पक्ष लेता है, किसका समर्थन करता है? तो आंसर आपको मालूम है, द पोएट सपोर्ट्स पीपुल हु फेवर फायर, कवि उनका पक्ष लेता है, उनका समर्थन करता है जो फेवर फायर, जो आग के पक्ष में बात कहते हैं, कभी भी उनके समर्थन में बात अपनी कहता है। तो आपका पोइट्री से एक क्वेश्चन ये बनेगा, और दूसरा आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। किसी एक पोयम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, लेकिन ध्यान रखेंगे अ टाइगर इन द जू, अ टाइगर इन द जू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आपका
है, ये आपको सेंट्रल आइडिया तैयार करके जाना होगा कल के एग्जाम में। निश्चित तौर पे ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसको आसान शब्दों में आपको दे रहा हूं, एक बार पढ़ लेंगे, निश्चित तौर पे ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अ टाइगर इन द जू, जो चिड़ियाघर का चीता होता है, ये आपका टाइटल है। द पोएट ट्राइज टू डिपेक्ट, कवि कहने की कोशिश करता है, क्या कहने की कोशिश करता है? द पुअर कंडीशन ऑफ केज्ड, पुअर कंडीशन बेकार स्थिति ऑफ अ केज्ड, केज्ड माने होता है पिंजड़ा, टाइगर चीता, तो चीते की बेकार परिस्थिति, बेकार स्थिति के बारे में कवि बताने की कोशिश करता है और कहता है कि ही कंट्रास्ट एंड कंपेयर्स, वह कंट्रास्ट करता है और कंपेयर करता है। कंपेयर का मतलब तुलना करता है, कंट्रास्ट का भी मतलब तुलना होता है, तो वह तुलना करता है द लाइफ ऑफ केज टाइगर, ऐसे लाइफ का, जो ऐसे चीते की लाइफ का जो केज्ड है अर्थात जो पिंजरे में बंद है, विथ अ टाइगर, ऐसे चीते से लिविंग इन नेचुरल इन हैबिटेट, तो नेचुरल तरीके से जो निवास कर रहे हैं, जो टाइगर नेचुरल तरीके से निवास कर रहे हैं ऐसे, और जो पिंजड़े में बंद चीते हैं ऐसे लोग चीते के, दोनों तरह के चीते के जीवन की तुलना करते हैं। मीन्स जंगल, तो नेचुरल हैबिटेट क्या है? जंगल है। द पोएट ट्राइज टू कन्वे दैट, कभी यह बताने की भी कोशिश करता है दैट कि वाइल्ड एनिमल्स शुड बी अलाउड टू लिव फ्रीली, जो जंगली जानवर होते हैं उन्हें यह अनुमति दी जानी चाहिए लिव फ्रीली, स्वतंत्र रूप से रहने की, इन देयर नेचुरल हैबिटेट, अपने प्राकृतिक अधिवास में रहने के लिए उनको स्वतंत्र होकर रहने की परमिशन दी जानी चाहिए। फ्रीडम इज लव्ड बाय ऑल, कभी कहते हैं कि फ्रीडम, जो स्वतंत्रता होती है, वो सबके द्वारा पसंद होती है, सभी उसको चाहते हैं, सभी उसको प्रेम करते हैं। लिविंग बींग्स, जितने भी रहने वाले जीव होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं, उन सभी लोगों को स्वतंत्रता बहुत अधिक पसंद होती है। तो ये आपके वायरल प्रश्न का हल प्रश्न है। निश्चित तौर पे यहाँ अगर आप एक बार में कुछ चीज़ें में दिक्कत होती है, आप दूसरी बार देखेंगे सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। फिर भी कहीं आपको डाउट होता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। ध्यान रहे, अगर अभी तक आपने इंग्लिश बाय अतुल सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में सेशन आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और व्हाट्सएप के स्टेटस पर एक शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके बहुत सारे छोटे भाई बहनों को ऐसे सेशन की बहुत अधिक ज़रूरत है। तो इंग्लिश बाय अतुल सर आपको आगामी इस परीक्षा का ढेरों शुभकामनाएं आपको देता है, साथ में एक शुभ आशीर्वाद देता है। निश्चित तौर पे इतने सारे क्वेश्चन आपको मैं करवा दिया हूं कि यही से सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। आपको कल से सोशल साइंस का भी कंटेंट मिलना चालू हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।